चलिए तो फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर 4 की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के 3 केसेस हमने अब तक पढ़ लिए थे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार उन 3 केसेस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होता है तो उसकी इमेज बनती है फोकस पर, और क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज रियल में मिलती हैं इसलिए इमेज का जो नेचर होता है वो रियल होता है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इमेज का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो ऐसी इमेज को हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज कहा जाता है। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इस पोजीशन को कहते हैं बियॉन्ड सी। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो बिटवीन सी एंड एफ बनती है। सी और एफ के बीच में आपको उल्टा एरो दिखाई दे रहा होगा। लाइट रेज यहाँ पर भी रियल में मिल रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये जो इमेज बनेगी ये कैसी होगी, रियल होगी। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर में। तो ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन अभी भी साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, इसीलिए इसको बोला जाएगा डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं कहेंगे लेकिन डिमिनिश्ड कहेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट और आगे बढ़कर अब सीधा कहाँ पर आ जाएगा, सी के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट जब सी के ऊपर आ जाता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। ऑब्जेक्ट सी पर आता है तो इमेज भी उसकी सी पर ही आ जाती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो हैं, जो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रही हैं, वो एक दूसरे से रियल में मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पर भी बनने वाली इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। तो ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी कहाँ पर होगी, सी पर होगी। और इस बार साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो हमने इन 3 केसेस में ये भी देखा कि पहले साइज़ बहुत छोटा था पॉइंट के जैसा, अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया। अब जैसे ही हम इनसे आगे बढ़ेंगे, अगले जो केसेस होंगे उसमें इमेज और बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अभी तक इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी थी या फिर उसके इक्वल थी। देखो यहाँ पे बहुत छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर यहाँ पे बराबर हो गई। अब इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा हो जाएगा आगे के 3 केसेस के अंदर। ठीक है, तो आज हमें इन 3 केसेस की ही स्टडी करनी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मिरर के पास जा रहा है। पहले इन्फिनिटी पर था, फिर बियॉन्ड सी हुआ, अब सी पर आ गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आ चुका है, सी और एफ के बीच में। ये ऑब्जेक्ट है इस समय। इसके बाद ऑब्जेक्ट एफ पर पहुँचेगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट एफ से भी आगे एफ और पी के बीच में पहुँचे। तो आज हम इन 3 केस की स्टडी एक एक करके करते हैं। तो ये जो 4th केस है, इसमें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो सी और एफ के बीच में होगी। तो सी और एफ के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से बना सकते हैं। और ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए बी से। इसके बाद अब लाइट रेज लेकर आएंगे, देखिएगा ध्यान से। मुझे यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा करना पड़ गया। उसकी वजह यह है कि क्योंकि अगर मैं लाइट रे सी से पास करूँगा, ऑब्जेक्ट यहाँ तक होगा तो सी से पास होने वाली लाइट रे वहाँ जाके मिलेगी ऊपर, तो इसीलिए मुझे इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ गया। तो ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को लेकर आएंगे, और हम अच्छे से जानते हैं कि जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। तो ये जो लाइट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कैसे जा रही है, फोकस से जा रही है। अब हम दूसरी लाइट रे लेकर आएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगी। तो ये रे इस तरीके से यहाँ पर मिल रही हैं इस जगह पर। तो जहाँ पर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती हैं वहीं पर क्या होता है, इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर इमेज बनेगी। इमेज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए डैश और बी डैश से। तो इधर ए डैश आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी डैश। तो ये तो हमारा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें एक रे आई पैरेलल जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई, और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और उसी रास्ते पर वापस लौट गई। एक तीसरी रे तो ये होती है हमेशा जो प्रिंसिपल एक्सिस से होती है। ठीक है, क्योंकि ये वाली रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगी। फिलहाल लाइट रेज यहाँ पर मिली, रियल में मिली, इसलिए इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो सी और एफ के बीच में है। इमेज की पोजीशन कहाँ पर है, बियॉन्ड सी है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए तो लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज की पोजीशन कहाँ है, सी के पीछे, तो बियॉन्ड सी लिखा जाएगा।
इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो साइज़ ऑफ इमेज में लिखा जाएगा एनलार्ज्ड। और सबसे आखिर में नेचर है, क्योंकि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद रियल में मिल रही है, इसलिए नेचर कैसा होगा, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये था डी वाला केस। एक चीज़ और देखनी होगी कि ये जो डी वाला केस है, ये ऊपर जो हम एक कर चुके हैं उसका उल्टा है। तो डी जो केस है वो बी वाले का उल्टा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, यहाँ पर इमेज बियॉन्ड सी है। यहाँ पर इमेज सी और एफ के बीच में थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में। तो दोनों केस एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। तो ये जो केस डी था, इसमें ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाकर एफ के ऊपर रखेंगे। चलिए खैर, तो अब ऑब्जेक्ट आ चुका है फोकस के ऊपर। ऑब्जेक्ट को फिर से हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए बी से। तो लाइट रे लेकर आते हैं। एक तो ऐसी रहती है हमेशा, ठीक है। एक लाइट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आएंगे, वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगी। एक लाइट रे हम पैरेलल लाएंगे और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से चली जाएगी। तो ये जो लाइट रे हम पैरेलल लेकर आ रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। तो पैरेलल आई और फोकस से चली। अब एक लाइट रे आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगी। तो ये जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, वापस उसी रास्ते पर लौट जा रही है। अब क्या होता है कि हमारी इमेज तब बनती है जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती हैं। अब ध्यान से देखो, ये लाइट रेज तो रिफ्लेक्शन के बाद वाली जो हैं, ये तो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं और इससे तो ये लगता है कि ये कभी मिलेंगी नहीं एक दूसरे से। तो फिर इमेज कैसे बनेगी। तो इस केस में क्योंकि लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, तो हम ये सोच लेते हैं कि ये जाकर कहाँ पर मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। तो हम ये बोलते हैं कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर जाकर बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। यहाँ लिख देते हैं। और ये जो केस है ना, ये फर्स्ट वाले का उल्टा है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर बनती थी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर। एक बार देख लो उसको, ये देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज फोकस पर, और इसमें ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो इसकी भी सारी चीज़ें हम लिख देते हैं। और लाइट रेज रियल में एक दूसरे से मिलेंगी, अगर मिली तो इसलिए इमेज का नेचर यहाँ पर भी कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। तो सारे जो 4 के 4 पॉइंट हैं उनको लिखते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, एट फोकस, एट एफ, ठीक है। इमेज की पोजीशन कहाँ है, एट इन्फिनिटी। साइज़ की बात आती है। पहली बात तो लाइट रेज मिल ही नहीं रही क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल है। मिलेंगी तो जाके कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। इस केस में साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, तो एनलार्ज लिखने के बजाय हाईली एनलार्ज लिखा जाएगा। और नेचर में तो वही आ जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि अगर कभी मिली ना तो रियल में मिलेंगी, क्योंकि देखो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो हैं वो रियल हैं, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ये था हमारा ई वाला केस। इसके बाद आखिरी केस और बचा है, उसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये है लास्ट वाला केस, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मिरर के बिल्कुल पास आ गया। पहले इन्फिनिटी था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर सी पर आया था, फिर सी और एफ के बीच में आया था, फिर फोकस पर आया था। अब फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा। यहाँ पर होता है ना पोल, तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है, इस जगह पर बनाएंगे उसको। तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें लाइट रेज देखिए ज़रा किस तरह से लाई जाए। एक लाइट रे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाएंगे, वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगी। अब दूसरी लाइट रे क्या है ना कि अगर मान लो हम फोकस से लाए, फोकस से ऐसे आएगी, पैरेलल हो जाएगी, और अगर हम ऐसे लेकर गए तो पैरेलल हो जाएगी। वो ऑब्जेक्ट के बीच में से क्रॉस हो सकती है। इसके अलावा अगर पैरेलल लाइट रे लेकर आएंगे तो वो ऐसे निकल जाएगी, वो भी ऑब्जेक्ट के बीच में से क्रॉस होगी। तो यहाँ पर हम एक अलग तरह की लाइट रे लेकर आएंगे, जो पहले हमने पढ़ी थी, जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स थे उसमें चौथा जो केस था वो वाला। एक लाइट रे हम ऐसे लाएंगे जो पोल के ऊपर ऑब्लिक्यूअली इंसिडेंट होगी। तो जितना एंगल वो यहाँ पर बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल बनाते हुए वो इधर को निकल जाएगी। तो देखिए ये रे जो है ना इस तरीके से आएगी, तो पोल के ऊपर ऑब्लिक्यूअली इंसिडेंट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बनेगा, जितना उतना ही एंगल बनाते हुए ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये लाइट रे जो है ना इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई है। यहाँ पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना था उतना ही बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, ये लाइट रे आगे जो है ना, आगे
मुझे नहीं लगता कि ये एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि आगे इनके बीच का गैप लगातार क्या होगा, बढ़ता चला है। ये पैरेलल नहीं है, इनका ऐसे हो रहा है, आगे जाके तो ये कभी एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है। लेकिन हम सोचा कि अगर ये पीछे की तरफ मिलें या हम इनको मिलाने की कोशिश करें मिरर के पीछे की तरफ, तो रियल में तो ये मिलने वाली है नहीं, क्योंकि मिरर के पीछे तो लाइट रेज जा नहीं सकती। लेकिन अगर हम मिलाते हैं इनको अपने पास से, तो ये जो है मिरर के पीछे यहाँ पर जाकर मिल जाएंगी। तो मिरर के पीछे जहाँ भी जाके मिली हैं ये लाइट रेज, वहीं पर क्या होगा, इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अब क्योंकि इस बार लाइट रेज रियल में नहीं मिली हैं, तो जो इमेज बनेगी इस बार वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इमेज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए डैश और बी डैश। तो लाइट रेज रियल में नहीं मिली, इसलिए ये जो इमेज होगी ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और आप ये भी देख रहे होंगे कि अब तक सारी इमेज उल्टी बनी है, लेकिन ये वाली इमेज कैसी है, सीधी है। क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनती हैं, सीधी ही बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज होगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगी। इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि लाइट रेज एक दूसरे से रियल में नहीं मिलती। साइज़ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ने के बाद ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ी ही बनेगी। चलिए खैर उन सारी चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ और पी के बीच में, तो बिटवीन पी एंड एफ। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर। और इसके अलावा साइज ऑफ इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो एनलार्ज्ड। और नेचर जो है इस बार ये केवल एक केस है ऐसा कॉनकेव मिरर का, सिर्फ एक केस जिसमें वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। और कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट उसके बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है। वो स्पून वाला एक्सपेरिमेंट आप दोबारा से करके देख सकते हैं। स्पून को जब अपने बहुत पास लाएंगे सीधी तरफ से, तो आपकी इमेज सीधी बनने लगेगी, लेकिन ब्लर हो जाती है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते सही तरीके से। तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, वर्चुअल। और जो इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट भी बनती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है। हमसे पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए कि हमें उसकी सीधी इमेज मिले। तो हम कहेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे अगर हमें सीधी इमेज चाहिए तो इस तरह से हमने कॉनकेव मिरर में होने वाला इमेज फॉर्मेशन अच्छी तरह से देख लिया है। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आता रहा और इमेज धीरे धीरे दूर जाती रही। पहले इमेज फोकस पर थी, फिर सी और एफ के बीच में चली गई, फिर सी पर चली गई, फिर बियॉन्ड सी चली गई, फिर इन्फिनिटी पर चली गई। और आखिरी केस में जब ऑब्जेक्ट बहुत ही पास आ गया तो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर चली गई। और ये वाला केस किसी जिसकी बुक है ना उसने लिख भी रखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वाकई में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी केस में केवल कॉनकेव मिरर सीधी इमेज बनाता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इन चीज़ों को समझा है तो आपको ये टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टेबल को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें वो सब चीज़ें लिखी हुई जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं। इसके बाद आते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस। टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है इसका। अभी बताता हूँ टॉर्च में क्यों इस्तेमाल करते हैं, और सर्च लाइट में और व्हीकल्स की जो हेडलाइट है उसमें क्यों इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर का। तो हम ये समझने जा रहे हैं कि टॉर्च जो होती हैं या कारों की जो हेडलाइट होती है या सर्च लाइटें होती हैं उनमें कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए ये कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बल्ब जो है वो उसके फोकस पर लगाया जाता है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि फोकस से आने वाली जो लाइट रेज हैं मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ऐसे यहाँ पर भी होगा, फोकस से आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो इस तरह से क्या करेगा कि ये जो टॉर्च का बल्ब है ये हमें लाइट का एक सीधा बीम देगा, जो कि नॉर्मल लाइट में पॉसिबल नहीं हो पाता। आपके कमरे में जो लाइट जल रही होती है उसमें आपको लाइट का सीधा बीम नहीं मिलता, लेकिन कार की लाइट, टॉर्च की लाइट, उन सब में आपको लाइट का ये सीधा बीम दिखाई देता है। तो इसकी वजह यही होती है कि कॉनकेव मिरर लगा होता है और बल्ब फोकस पर होता है, और फोकस से आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। इसीलिए हमें लाइट का एक स्ट्रेट बीम मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कारों की जो हेडलाइट होती है या सर्च लाइटें या टॉर्च, उनमें कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं।
तो यहाँ पर लिखा है कि व्हीकल की हेडलाइट में इसलिए यूज़ करते हैं टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये हमने समझ लिया है कि सर्च लाइट या टॉर्च में क्यों इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर का। दे आर ऑफन यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कॉनकेव मिरर का जो अभी लास्ट वाला केस पढ़ा था ना हमने, वो काम करता है। देखिए इस लास्ट केस में हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट बहुत पास होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी। तो शेविंग करते समय आदमी जब शेविंग कर रहा होता है तो क्या होता है कि मिरर उसके बहुत पास होता है। मिरर बहुत पास होने की वजह से उसके जो हेयर हैं उनके छोटे हेयर की भी इमेज कैसी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। तो उससे वो क्लीन शेव अपनी कर पाता है। तो इसलिए शेविंग मिरर में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। आगे द डेंटिस्ट यूज द कॉनकेव मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी लास्ट वाला ही केस काम करता है, यही लास्ट वाला केस। जब ऑब्जेक्ट बहुत पास होगा तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बने। तो डेंटिस्ट जब आपके दांत के पास कॉनकेव मिरर लेकर आएगा तो उसकी इमेज बड़ी बनेगी, दांत बड़ा दिखाई देगा और डेंटिस्ट आपके दांत में गड़बड़ी को आसानी से पहचान लेगा। इसके अलावा लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस दुनिया में बहुत ही कम जगह पर है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े बड़े कॉनकेव मिरर लगाने पड़ते हैं, बिल्डिंग जितने बड़े। तो इन कॉनकेव मिरर की वजह से सनलाइट को क्या किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है। इसको भी एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो देखिए ज़रा, मान लो कि हमने ये बड़ा सा कॉनकेव मिरर लगाया हुआ है किसी बिल्डिंग के ऊपर और हम इसकी मदद से हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हम अच्छी तरह से एक बात जानते हैं कि जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। तो जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी वो सब रिफ्लेक्शन के बाद जो है एक ही पॉइंट से पास हो जाएंगी। तो हम सन से आने वाली सारी लाइट रेज को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं या फोकस कर सकते हैं, और वहाँ पर क्या होगा, हीट जनरेट हो जाएगी काफ़ी लार्ज अमाउंट में। तो सोलर फर्नेसेस में भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉनकेव मिरर के सारे यूजेस हमने अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब बारी आती है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये काफ़ी आसान है और इसके दो ही केस हैं बस, इसके दो ही केस हैं बस, और ये आराम से समझ में भी आ जाते हैं। देखिए अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद ये उनको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, हमें ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रही है। जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर फोकस पर जाकर ये मिल जाती है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज ये भी कहाँ बनाएगा, फोकस पर बनाएगा। कॉनकेव भी फोकस पर बनाता है इन्फिनिटी वाले की इमेज, और कॉन्वेक्स भी इन्फिनिटी वाले की इमेज फोकस पर बनाता है। ये जो इमेज बनेगी ये भी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगी, जैसी कॉनकेव के पहले केस में थी। लेकिन कॉनकेव रियल इमेज बनाता है, और ये कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये देखिए ज़रा, कॉनकेव में तो लाइट रेज एक दूसरे से रियल में मिलती हैं फोकस पर, लेकिन कॉन्वेक्स में लाइट रेज रियल में नहीं मिलती, हम उनको ज्वाइन करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और जितनी भी वर्चुअल इमेज होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, इरेक्ट होती हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर सीधी इमेज बनाता है हमेशा, क्योंकि वो वर्चुअल होती है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर होगी। तो यहाँ पर भी वो चार केस हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगी, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को छोड़कर अगर कहीं और रखा है, चाहे वो बियॉन्ड सी है, चाहे वो फोकस एनीवेयर कहीं भी रखा है, अगर पहली बात तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब दूसरी साइड होते हैं। इन्फिनिटी को छोड़कर अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, ध्यान से देखिए, पी और एफ के बीच में बनेगी, बहुत ही ज़्यादा छोटी बनेगी। लेकिन अभी भी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। और लाइट रेज कैसे जा रही हैं वो भी देख लीजिए ज़रा। पैरेलल अगर आएगी लाइट रे तो ये उसको डाइवर्ज कर देगा, लेकिन ये ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। दूसरी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है वो वापस उसी रास्ते पर लौट जा रही है। तो लाइट रेज पीछे की तरफ जब मिलाने की कोशिश करते हैं, एक और केस है यहाँ पर, लाइट रेज यहाँ पर मिल रही है तो यहीं पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को छोड़कर और कहीं रखा है तो उसकी इमेज बनेगी फोकस और पोल के बीच में,
काफ़ी छोटी बनेगी लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट होगी, मतलब कि सीधी इमेज बनाएगा, ये वाला केस। तो कॉन्वेक्स मिरर के इसी केस की वजह से कि चाहे तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, चाहे इन्फिनिटी पर रखो, चाहे कहीं भी रखो उसके सामने, बहुत पास रख दो चाहे, वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, सीधी इमेज बनाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी बनाएगा। इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल साइड रेयर व्यू मिरर में किया जाता है। गाड़ी में जो मिरर लगा रहता है ना पीछे का सीन देखने के लिए, उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि पीछे जो ऑब्जेक्ट आ रहा होगा उसको ये छोटा करके दिखा देगा, यानी कि पूरी सड़क का व्यू कॉन्वेक्स मिरर में दिख जाएगा बड़ी आसानी से। तो गाड़ियों में जो साइड रेयर व्यू मिरर होता है, पीछे की तरफ देखने वाला मिरर, उसमें कॉन्वेक्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा सीधी इमेज बनाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट बहुत पास हो चाहे ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो। कॉनकेव का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉनकेव तो सीधी इमेज तब बनाएगा जब ऑब्जेक्ट उसके बहुत ही पास आ जाएगा। बहुत पास आ जाएगा तो तब तक तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा। लेकिन कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स हमेशा ही सीधी इमेज बनाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो चाहे ऑब्जेक्ट पास हो। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है साइड रेयर व्यू मिरर की तरह से। तो कॉन्वेक्स मिरर के जो यूजेस लिखे हुए हैं उसमें यही लिखा हुआ है कि कॉमनली यूज्ड एज साइड रेयर व्यू, विंग मिरर की तरह से इस्तेमाल करते हैं। सारा जो पीछे का व्यू है वो बहुत ही छोटा इसके अंदर दिखाई देता है। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर से वाइड व्यू मिलता है हमें, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पर, ये लिखा वाइडर फील्ड व्यू इससे मिलता है क्योंकि ये बाहर की तरफ को ऐसे कर्व्ड होता है तो इसकी पूरी सरफेस पर हमें पीछे का व्यू दिखाई देता है। तो पूरी की पूरी सड़क इसके अंदर हमें आसानी से दिख जाती है। इसके अलावा और भी कई जगह रेलवे प्लेटफॉर्म पर पूरे प्लेटफॉर्म का व्यू देखना है किसी एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर, तो वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में भी पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर देखना है छोटे से मिरर में तो वो भी वहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरह से यूज़ किया जाता है। चलिए खैर, इसके बाद कुछ आसान सवाल आ गए, इनको भी निपटा लेते हैं। पहला सवाल है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसको डिफाइन करो। तो अपनी बुक का पेज 162 जो है वहाँ पर हमने फोकस के बारे में पढ़ा था कि लाइट रेज जितनी भी पैरेलल आएंगी सब की सब रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से पास हो जाएंगी और उस एक पॉइंट को कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहा जाए। इसके बारे में पिछले लेक्चर्स में आपको डिटेल में समझाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ 20, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ इसकी आधी हो जाएगी यानी कि 10 सेंटीमीटर। आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 20 रख दो, यहाँ पे 20 रख दो, इजिकल टू 2f, तो 2 से कट जाएगा 10 बार, ऐसे भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन 3, नेम द मिरर दैट गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो सीधी इमेज भी देगा और बड़ी इमेज भी देगा, ऐसा कौन सा मिरर है। वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी इमेज देता है लेकिन वो कभी भी बड़ी नहीं बनाता, छोटी बनाता है। सीधी और बड़ी इमेज तो सिर्फ कॉनकेव मिरर ही बना सकता है अपने आखिरी केस में, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही पास होता है। सीधी इमेज कॉन्वेक्स भी बनाता है, ये देखिए कॉन्वेक्स भी सीधी इमेज बनाता है हमेशा, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी बनाता है। और हमारे क्वेश्चन में लिखा है सीधी और बड़ी होनी चाहिए, तो सीधी और बड़ी इमेज तो सिर्फ कॉनकेव मिरर ही बना सकता है। समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि कॉन्वेक्स जो है वो सीधी तो बनाएगा लेकिन छोटी बनाएगा। हमें चाहिए सीधी और बड़ी, तो वो काम तो सिर्फ कॉनकेव ही कर सकता है। तो यहाँ पर पहले से ही आंसर लिखा है किसी की बच्चे ने कि कॉनकेव होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी प्रीफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट पास हो चाहे दूर हो, इसीलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बनाता है, तो उससे क्या होता है कि पूरी सड़क का व्यू हमें छोटे से मिरर के अंदर दिख जाता है। तो हमारे क्वेश्चंस भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी की वजह से हम सारे न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर पाएंगे और इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज का पढ़ाया गया सारा आपकी समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से आप रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आगे का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसके अलावा अगर आपने मिरर की जानकारी पूरी तरह से ले ली है तो इसके बाद लेंसेज आएंगे। जिसको मिरर का अच्छे से नॉलेज है वो लेंस को भी आराम से समझ सकता है। तो आज बस इतना ही करते हैं। थैंक यू।